हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 18। ये वर्कशीट है क्लास 8 का। आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल में टॉपिक है मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या। ये वर्कशीट 22 सितंबर 2021 का है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या कैसे होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाना। अब हम मृदा को कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आएंगे। तो मृदा का संरक्षण हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो जो उपजाऊ मिट्टी होता है वह क्या होता है कि बारिश के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है। तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और साथ ही हमें खेतीबाड़ी इस तरीके से करना चाहिए कि मृदा जो है वह संरक्षित रहे, ना कि पानी के साथ बह जाए। तो कुछ तरीके दिए गए हैं, आज हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे। चित्र में देखिए, पहला जो हमारा चित्र है वो है समुच्च रेखीय जुताई। हमें इस तरीके से मृदा की जुताई करनी चाहिए। अब ये समुच्च रेखीय जुताई क्या होता है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो इस तरह की जुताई की जाती है पहाड़ी ढलानों में। कहाँ की जाती है बच्चों? पहाड़ी ढलानों में। जो पहाड़ी इलाका होता है उस जगह पे की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वर्षा के मौसम में बारिश के साथ वहाँ की मृदा बह करके नीचे ना आ जाए या कहीं और ना चली जाए। दूसरा हमारा है रक्षक मेखलाएं। अब रक्षक मेखलाओं का काम करता है ये सभी पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं। ये सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं? पवन की गति को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि मृदा जो है वह हवा में भी बह करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तीसरा है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म भी पहाड़ी इलाकाओं में ही किया जाता है। पहाड़ी इलाका में जहाँ सपाट और ढलान मिट्टी होती है उस जगह पे यह किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना और चट्टान बांध। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मिट्टी को संरक्षित करते हैं। चलिए इसके बारे में हम डीपली जानें। पहला दिया हुआ है मल्च बनाना। मल्च क्यों बनाते हैं हम? तो पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे इस इमेज में कि यहाँ क्या किया गया है। दोनों तरफ देखिए, यहाँ पौधा लगा हुआ है और इस तरफ भी पौधा लगा हुआ है। बीच में जो है वह भूसे जैसी कार्बनिक पदार्थ को बिछा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों ताकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तभी पौधा जो है वह अच्छे से ग्रो कर पाएगा। दूसरा हमारा है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म जो है वह चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। अब यहाँ देखिए, ये है वेदिका फार्म। पहाड़ी इलाकों पे क्या होता है बच्चों, जो इस तरह का आप देखे होंगे कि जो सपाट मिट्टी होता है, लोग वहाँ करते क्या है? खेती करते हैं। ये इस जगह पे लोग खेती करते हैं और इससे क्या होता है बच्चों? मिट्टी भी वहाँ की संरक्षित रहती है। तीसरा हमारा है समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि ये पहाड़ी ढलान के समुच्च यानी समानांतर। समुच्च यानी क्या होता है बच्चों? समानांतर। इसे आप पैरेलल भी कह सकते हैं। समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाली पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है। अवरोध यानी रुकावट। वह क्या करता है? पानी को रोकता है। चौथा हमारा है रक्षक मेखलाएं। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में
पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। पेड़ पौधे के जड़ जो होते हैं वह मिट्टियों को क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं, या आप कह सकते हैं पकड़ के रखते हैं, और इसी वजह से वहाँ की मिट्टी जो है वह पानी में भी जल्दी नहीं बह करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और ना ही वह हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पांचवा हमारा है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। हमने जुताई के बारे में पढ़ लिया, अब हम रोधिकाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, समुच्च यानी समानांतर रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाएं कहने का अर्थ है बच्चों, मिट्टी को रोकने के लिए हम जो भी चीज़ें बनाते हैं उसे कहते हैं रोधिकाएं। तो यहाँ समुच्च रेखाओं पर जो रोधिकाएं बनाई जाती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है पत्थरों का, घास, मृदा, इन सभी का प्रयोग करके मिट्टी को बहने से रोका जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं ताकि वह जल जो है वह कहाँ चला जाए, खाई में। छठा हमारा है चट्टान बांध। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अगर पानी का प्रवाह तेज होगा तो वह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चट्टान बांध का प्रयोग करते हैं। इससे पानी की प्रवाह धीमी हो जाती है और वह मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता। सातवां हमारा है बीज की फसल उगाना। यहाँ आपने देखा है ये इमेज, इसमें क्या है, बीज की फसल उगाना। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखिए, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जल के बारे में। चलिए, अब हम जल के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर कितना पानी है बच्चों, तो 3/4 जो है वह पानी है, बाकी सारा सतह है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये जो पानी है वह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा है और मानव उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है। महासागर में बहुत सारा पानी है, लेकिन ये सभी पानी कैसा है, खारा यानी नमकीन, जिसका प्रयोग हम पीने में या किसी भी काम में नहीं लेते। हमें पीने में कैसे पानी की आवश्यकता होती है बच्चों, मीठे पानी की। आगे देखिए, मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा ही है, जिसमें से 70% जो मीठे पानी का भाग है वह अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है। यानी 70% मीठे पानी का भाग जो है या तो बहुत दूर है या ग्लेशियर, बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान के रूप में है या बर्फ़ की चादर के रूप में है, जिसका प्रयोग हम सभी नहीं कर सकते। यह हमारे लिए बहुत ही दुर्गम है और दुर्गम स्थान पे भी है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% भाग ही हम सब क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पानी को न तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा जो है वह स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। यह पानी जो है वह वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत होकर के बादल बनता है। उसके बाद वर्षा होता है। हमने वर्षण चक्र देखा था ना। वर्षण चक्र में क्या होता है, पहले पानी का वाष्प में परिवर्तित हो जाना,
उसके बाद फिर वर्षण होता है, फिर वो वाष्प बनता है। इस तरीके का जो चक्रण होता है इसे हम इंग्लिश में रेन साइकिल कहते हैं और हिंदी में वर्षा चक्र कहते हैं। आगे यही कहा गया है कि इसी को क्या कहा जाता है, जल चक्र। ठीक है, अब देखिए जल की उपलब्धता की समस्या। अब इसकी समस्या कैसे हो रही है और लोग इससे कैसे फेस कर रहे हैं, तो देखिए दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकता है, या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों को दूषित होने के कारण ऐसा होता है। तो बच्चों हमें पानी को क्या करना चाहिए, जो मीठे पानी का स्रोत है उसे हमें संरक्षित करना चाहिए। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में पानी को बचाना चाहिए। किससे, दूषित होने से। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, मृदा संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बर्बाद ना हो या उपजाऊ मिट्टी का ह्रास ना हो। ठीक है, इसीलिए मृदा संरक्षण जो है वह आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण की विधियाँ, मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। तो बच्चों देखिए अभी आपको समझाया है कि मल्च बनाने से किस प्रकार हम मृदा को रोक सकते हैं और बीज की फसल लगाने से किस प्रकार मृदा को रोका जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो आप यहीं से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप मल्च बनाने में से लिखेंगे और बीज की फसल उगाने में से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है, ताज़े पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपयोग के लिए क्यों उपयोगी है। तो बच्चों देखिए मीठे पानी का जो स्रोत है वह कितना है, 2.7%। ठीक है, लेकिन उसमें से 70% जो है वह बर्फ़ की चादर या ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। इसी वजह से 1% जो पानी का, मीठे पानी का भाग है, हम उसका ही उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से 70% भाग अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम हैं। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% भाग ही मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। चलिए हम इसे आपको मैप में समझाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, सतह है, ये सभी सतह है और जितने नीले भाग दिख रहे हैं आपको ये सभी पानी का भाग है और यहाँ ये सफ़ेद जो दिख रहा है आपको ये सभी क्या है, बर्फ है। तो पृथ्वी पर पानी का 3/4 भाग है, जिसमें से बच्चों 2.7% पानी जो है वह पीने योग्य है, लेकिन यह हमारी पहुंच से दूर है। तो पीने योग्य पानी कितना परसेंट हमारे पास है, ओनली 1%। इसीलिए हमें इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। अब जैसे कि हमें कहा गया है कि कुछ पानी जो है वह ग्लेशियर्स और बर्फ़ के रूप में है, मीठे पानी का स्रोत, तो ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है, हम इसे नहीं उपयोग कर सकते। तो बच्चों हम सिर्फ 1% पानी का ही उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए हमें उसका उपयोग संभाल कर करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 4 का उत्तर अगर आपसे लिखने को कहे तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा
एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए पानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा ही है, जिसमें से 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। तो आप इसका उत्तर इसमें से लिख सकते हैं पॉइंट में करके। तो आज का ये हमारा वर्कशीट मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या, ये सभी यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।